नमस्कार साथियों, विजय क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सांवरमल। आपका जो एनाटॉमी का बचा हुआ पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंदर देखो हर बार एक दो क्वेश्चन तो अपन इसमें से देखते ही हैं। तो सबसे पहले जो सेल बायोलॉजी है, तो सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले उसकी कुछ डिफाइंस हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल्स, लॉजी जहां पर भी लॉजी वर्ड आएगा तो वहां पर इसका मतलब है कि स्टडी यानी अध्ययन। तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इसकी परिभाषा क्या है? यानी कोशिका की संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। उसके बाद में साइटोलॉजी जो है उसमें सबसे पहले फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी का जो पिता है किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। इसमें आ जाएगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, सीपी सवानसन। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, डॉक्टर ए.के. शर्मा। तो इनमें जो मेन अपने को याद रखना है वो यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी सवानसन, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर ए.के. शर्मा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन सेल, सेल कोशिका। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर के बारे में अपन बात करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर सबसे छोटी जो पूरी सेल्स क्या करती है? जो सेल्स होती है आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेती है? टिश्यू का निर्माण कर लेती है, ऊतक का निर्माण करती है। और सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? ऊतक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन से ऊतक तंत्र और ऊतक तंत्र से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, पूरे अपन जब मकान बनाते हैं तो उसी के अंदर जो एक ईंट है, ईंट की बार बार पुनरावृत्ति होकर वो पूरे बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार एक कोशिका से बार बार रिपीटेशन होके पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए जीवों की जो सबसे छोटी इकाई हो गई और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब अपन कोशिका के कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी।
तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इतिहास के बारे में, इतिहास इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसमें खोजा था? कोरक की जो छाल होती है उसको सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर उसमें जो छोटे छोटे छेद दिखाई दिए, उन छेदों को इन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। सेलुला। तो ये सेलुला वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, जो आगे चलकर किसका? सेल का खोज हुई। तो इतिहास में सर्वप्रथम अपन बात करें तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। 1665। जो कोरक की जो छाल होती है, तो कोरक की छाल मृत थी, तो उसने सर्वप्रथम इसके छोटे छोटे काट काटे थे। काटने के बाद में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखने के बाद में उसमें छोटे छोटे होल से दिखाई दिए। उन होल का उसने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया, जो आगे जाकर सेल की खोज हुई। तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत वर्ड नहीं आए तो भी अपने को आंसर क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक जाएगा। कब की थी ये सन पूछ सकते हैं उसके अंदर? 1665 के अंदर। और सेलुला वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। तो ये इससे यहां पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अपन आगे देखें। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा। किसने खोजा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा। अब जीवित कोशिका के अंदर अपन बात करते हैं तो यहां पर जीवित कोशिका ने इसने कौन कौन से कोशिका को खोजा? प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्तनधारियों के शुक्राणु। ये किसने खोजा था? एंटन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और इसका एक स्पेशल नाम दिया था, वो नाम क्या था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था उसने। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। जैसे रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? उस मृत कोशिका को क्या नाम दिया था? सेलुला। ऐसे ही उसने जीवित कोशिका को एनिमल्स के अंदर खोजने के बाद में इसका क्या नाम दे दिया? एनिमलक्यूल्स नाम दे दिया था। ठीक है। तो यहां ये हुई उसकी कोशिका का इतिहास। अब बात करते हैं कोशिका के इतिहास के बाद में अपन बात करेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो स्लीडन व सवान ने संयुक्त रूप से सेल सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इसमें अपने को 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, स्लाइडेन एवं सवान। स्लाइडेन एवं सवान ने संयुक्त रूप से
कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। था कोशिका सिद्धांत। देखो कोशिका सिद्धांत के अपन बात कर रहे हैं तो कोशिका सिद्धांत के अंदर जो मेन पॉइंट बताए गए थे उसमें यह बताया गया था कि हर जीव का जो शरीर होता है वह कोशिका के उत्पाद से बनता है। कोशिका के जो भी उत्पाद होते हैं उससे उसका निर्माण होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अटक गई कि अपन इसका जो पहले जो उपस्थित कोशिका उसका निर्माण कैसे होता है। तो यहीं पर आकर जो स्लाइडन व स्वान है इस चीज को नहीं समझा पाए कि जो ये कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है। तो यहां पर आकर इनका कोशिका सिद्धांत फेल हो गया। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आया था रुडोल्फ विर्चो, तो रुडोल्फ विर्चो ने उसको वापस मॉडिफाई किया था। और मॉडिफाई उसके अंदर अपन बात करेंगे अभी। तो इसका जो नाम दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? 1855 में। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसने ये चीज बताई कि जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं उसके विभाजन के बाद में ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसीलिए इस कोशिका सिद्धांत को क्या नाम दे दिया गया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लेडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। लेकिन यह नहीं समझा पाए कि जो कोशिकाएं हैं उसका निर्माण कैसे होता है। बस यहां पर आकर फेल हो गए। तो कोशिका सिद्धांत के जो मेन पॉइंट है, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी जीवों का निर्माण कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद से होता है। एक बात ये कॉमन रही। दूसरी बात अपन बात करते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है। तीसरी बात, कोशिका आनुवांशिक इकाई होती है। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है इसमें 3 बातें बताई गई थी कि जीवों के शरीर का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद के द्वारा होता है। और पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती है उसके विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात किसने साबित की थी? रुडोल्फ विर्चो ने 1885 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में कोशिका एक आनुवांशिक इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये ले जाने का कार्य करती है। तो ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। कब दिया गया था? 1855 के अंदर। 1855। तो ये चीज याद रखनी है अपने को। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1855 में दिया गया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये लाइन डायरेक्ट पहुंच लेते हैं। तो इसका मतलब यही होता है
कि जो कोशिकाओं का जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो जो कोशिका सिद्धांत प्रारंभ में जो दिया गया था स्लीडन और स्वाइन, वो यहीं पर आकर फेल हो गए थे। चलो ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुछ कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद होते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जो कोशिका यानी कोशिका सिद्धांत के अपवाद कैसे हुए, न उसमें कोई विभाजन की क्षमता होती है या इसमें कोई ना कोई केंद्रक या कोई ना कोई कोशिकांग इसमें कमी पाई जाती है, तो वो कंप्लीट जो कोशिका सिद्धांत यानी न उसमें विभाजन की क्षमता हुई या फिर उसमें कोई ना कोई कोशिकांग की कमी होने की वजह से वो उसके अपवाद बन गए। तो अपवाद के अंदर अपन बात करते हैं तो उसमें कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद हैं, एक होता है विषाणु। जो विषाणु होता है वायरस, यानी सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है विषाणु। ठीक है। यदि उसको लिविंग बॉडी मिल गई, शरीर के अंदर जा रहा है तो वो जीवित कोशिका के रूप में काम करता है, यदि शरीर के बाहर है तो वो निर्जीव कोशिका की तरह कार्य कर रहा है। तो ये एक तो विषाणु। दूसरा आरबीसी। आरबीसी लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका यहां पर इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इसमें जो विभाजन की जो प्रक्रिया है यहां पर आकर डिफरेंट हो जाती है। ऐसे ही अपन बात करते हैं यहां पर तो पैरामीशियम। पैरामीशियम 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 तो ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। वायरस, आरबीसी, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं हाँ, उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका। ये याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा यानी PPLO। इसका जो डायमीटर होता है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये शरीर की यानी अपन बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म है और प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो डायमीटर है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर माना जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका का एग्जाम्पल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच जो बर्ड्स होता है उसका जो अंडा होता है 2.5 केजी से 3 केजी के लगभग, ये 13 लोग इसकी आमलेट खा सकते हैं, इतना बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तो ये याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। डायमीटर कितना है? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, उसके बाद में अब कोशिका के अंदर कौन कौन से अपन बात करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर अवयव होते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर संरचना होती है। तो एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं अपन। सबसे पहले है कोशिका। तो कोशिका के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ आ जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये कोशिका है। कोशिका का जो आउटर कवरिंग, बाह्यतम जीवित जो आवरण है वो है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो इसके अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म अब प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक इसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और एक आ जाता है इसके अंदर केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो मेन जो कोशिका है, अब इसकी संरचना अपन देख रहे हैं, तो जो बाह्यतम सबसे बाहरी जीवित आउटर जो कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ चलते हैं तो यहां पर इसमें कौन सी स्ट्रक्चर आती है, पूरा जो पार्ट होता है उसको अपन ने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया, होल स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस वाले पार्ट को यदि छोड़ दें तो यहां पर ये पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। इसका मतलब है जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाती है, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी केंद्रक और ये साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म ये रहा साइटोप्लाज्म, और यहां पर क्या रहा, केंद्रक। तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक इन दोनों को अपन ने संयुक्त रूप से क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म, तो ये दोनों कई बार पूछ लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्म पूछे तो यहां पर प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस कर देना, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आ जाती है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर, अब कोशिका द्रव्य है तो कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक इसके अंदर हो जाता है हाइलोप्लाज्म, 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 और एक हो जाता है ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इसमें क्या होता है कि जो जितने भी कोशिकांग है या सेल इंक्लूजन्स होते हैं वो इस वाले पार्ट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के एक पास में होता है, क्लीन होता है, साफ होता है। तो यहाँ पर ये हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म के बाद में जो ट्रोफोप्लाज्म है, ट्रोफोप्लाज्म में जो भी यानी अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स यहां पर मिलेंगे, यानी कोशिकांग, 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 और यहां पर ये कोशिका अवयव, कोशिका अवयव। ये वाला पार्ट कहां पर मिलेगा, ट्रोफोप्लाज्म के अंदर। तो कोशिका द्रव्य को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो यहां पर ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास में यहां पर जो क्लीन स्ट्रक्चर यानी फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा उसको अपन ने क्या बता दिया, हाइलोप्लाज्म। अब हाइलोप्लाज्म के अंदर बाहर और अंदर चलते हैं तो यहां पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यानी कोशिकांग है, कोशिका अवयवी जो पदार्थ होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, ट्रोफोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स का पूरा जो पार्ट होता है वो लिविंग, ये लिविंग पार्ट माना जाता है पूरा का पूरा। और सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो पार्ट होता है नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, ये नॉन लिविंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये जीवित संरचनाएं होती है और ये सारी की सारी निर्जीव संरचनाएं होती है, ठीक है। तो अब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अपन आगे बढ़े तो सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, कोशिकांग। अब कोशिकांग के अंदर
मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस के अंदर कौन कौन से आ गए? झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई बार, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग के अंदर बात करें तो राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी ये गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र। उसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, केंद्रिका, ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है केंद्रिका, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग यानी झिल्ली रहित जो कोशिकांग है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गुणसूत्र और केंद्रिका, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। उसके बाद में आता है यूनी मेम्ब्रेन, यूनी मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग है कौन से हैं? यूनी मेम्ब्रेन मतलब एकल, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली वाले जो कोशिकांग है। अब ये आप सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको मैं बता रहा हूं, ट्रिक अपने को नहीं याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है तो ट्रिक ही भूल जाते हैं, क्या फायदा उस चीज का। अपने को एक तो झिल्ली रहित वाले याद रखने हैं, उसके बाद में बाई मेम्ब्रेन, बाई मेम्ब्रेन वाले 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल है वो याद रह जाएंगे। बाई मेम्ब्रेन, बाई मेम्ब्रेन यानी द्विस्तरित। अब द्विस्तरित के अंदर अपने को एक तो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया याद रहेगा। एक इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी याद रहेगा। तो ये चीज अपने को यहां पर अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट हो गया और एक हो जाएगा न्यूक्लियस। कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित जो कोशिकांग है उसमें एक तो हो जाएगा राइबोसोम याद रहेगा अच्छी तरीके से, सेंट्रोसोम याद रहेगा, क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है, और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है वो भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। उसके बाद में बाइमेम्ब्रेन के अंदर अपन बात करें यानी द्विस्तरीय जो झिल्ली किसके अंदर प्रेजेंट मिलेगी, यानी दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हरित कवक। उसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रक, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये भी क्या हो जाता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माना जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिस्तरीय यानी ट्राई मेम्ब्रेन, ट्राई मेम्ब्रेन यानी त्रिस्तरीय जो कोशिकांग है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय कोशिकांग, त्रिस्तरीय कोशिकांग यानी इनके ऊपर क्या पाया जाता है? 3 स्तर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ट्रायोसोम, ठीक है। तो ये ट्रायोसोम अपने को याद रखना है यानी ट्रांसोसोम, 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 ट्रांसोसोम ये बर्ड्स के अंदर एक फॉर्मेशन का काम करता है। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर एक फॉर्मेशन का, योग फॉर्मेशन, योग फॉर्मेशन, योग फॉर्मेशन यानी पित्तक का निर्माण करने का कार्य करता है। कौन? ट्रांसोसोम। तो ये याद रखना है। उसके बाद में एक और आता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना, क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन पादपों के अंदर बात करें तो वहां पर द्विस्तरीय परत पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना एंड डाइफ्लोजिनेट्स के अंदर ये पाया जाता है त्रिस्तरीय कोशिकांग होते हैं। तो सीधा सा है अपने को जो याद रखने हैं
झिल्लिका रहित कोशिकांग के अंतर्गत क्या बताया मैंने, झिल्लिका रहित जहां पर कोई प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, आउटर कवरिंग होती नहीं है, तो यहां पर एक बताया मैंने राइबोसोम, राइबोसोम के बाद में सेंट्रोसोम बताया था, सेंट्रोसोम के बाद में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बताए थे, और उसके बाद में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका बताया था। तो ये चार अपने को अच्छी तरीके से याद रखने हैं, झिल्ली रहित। उसके बाद में जो द्विस्तरीय झिल्ली, द्विस्तरीय जो कोशिकांग है उसके अंदर यानी दोहरी झिल्ली जो जिस कोशिकांग के अंदर पाई जाती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये अच्छी तरीके से याद रखना है अपने को, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें त्रिस्तरीय के अंदर, तो त्रिस्तरीय के अंदर एक तो होता है ट्रांसोसोम यानी ट्राई मेम्ब्रेन ट्रांसोसोम, और एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी युगलिना। वैसे ये पूछे नहीं जाते हैं लेकिन एकल वाले कई बार पूछ लेते हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। तो इसके अलावा जितने बचे हुए जो कोशिकांग है वो किसके अंदर आ गए, सारे के सारे किसके अंदर, यूनि मेम्ब्रेन के अंदर आ गए, ठीक है। याद रहेगा, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं। यानी झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं, राइबोसोम हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा, और उसके बाद में यहां पर क्रोमोसोम हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस केंद्रिका। बाइलेमिलर के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और त्रिस्तरीय कौन से हो जाते हैं, ट्रांसोसोम हो जाता है, बर्ड्स के अंदर योग फॉर्मेशन का काम करता है, और एक हो जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी युगलिना, ठीक है। अब ये एकल वाले जो बचे हुए वो आपको याद आ जाएंगे। तो यहां पर यूनि मेम्ब्रेन, यूनि मेम्ब्रेन, यूनि मेम्ब्रेन वाले, अब यूनि मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से कोशिकांग है, सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे रिलेटेड ही क्या आ जाएगा, दूसरा गोल्जी, गोल्जी काय, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा यहां पर लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नंबर 4 प्रोक्सीसोम, 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 स्पिरोसोम, स्पिरो, स्पिरोसोम। तो ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। स्पिरोसोम हो गया, उसके बाद में सीलिया, सीलिया है, नंबर 7 फ्लेजिला है, सीलिया, फ्लेजिला, और वेक्यूल, रिक्टिका, रिक्टिका, वेक्यूल, वेक्यूल का। सबसे पहले अपन यूनि मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो एकल, एकल, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है इसमें अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम, स्पिरोसोम, सीलिया, फ्लेजिला, वेक्यूल्स, ग्लायोक्सिसोम, 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 ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइसोसोम, कई बार सीधा पूछा जाता है। तो ये एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो अपने आप याद रह जाएंगे। तो अपने को मेन जो कोशिकांग यानी जो प्रोटोप्लाज्म का अपन जीवित वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, लिविंग जो पदार्थ है, मैटर है, उसके अंतर्गत कौन से कोशिकांग जो सारे होते हैं वो पढ़ने हैं। तो कोशिकांग के अंदर ये याद रखना है अपने को, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग याद रखने हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लाइसोसोम कई बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन अजीवित पदार्थ के बारे में बात करेंगे। अजीवित पदार्थ, अजीवित पदार्थ यानी नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर यानी कोशिका द्रव्य के अंदर अजीवित जो पदार्थ है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है।
दो पार्ट्स के अंदर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक तो इसमें हो जाएगा कार्बनिक और दूसरा इसके अंदर अकार्बनिक, अकार्बनिक, और एक अन्य जो पार्ट है उसमें दे देंगे अपन तीसरा अन्य। तो कार्बनिक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अकार्बनिक के अंदर कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम है, ये याद रखने हैं। और अन्य के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो विटामिन्स, विटामिन्स है और एंजाइम, विटामिन्स, एंजाइम। एंजाइम के अंतर्गत ये सारे जितने बॉडी के अंदर एंजाइम है वो आ जाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को अपने दो पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड किया था। एक उसमें कौन सा पार्ट था, जीवित यानी लिविंग वाला पार्ट है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे कोशिकांग मैंने डिटेल से बताए। उसके बाद में अपन बात करते हैं अजीवित पदार्थ, नॉन लिविंग जो पदार्थ है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट है उसमें एक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इनके अलावा अन्य जो पदार्थ हैं वो भी बताए, तो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए थे। तो ए में उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो तो हो जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर अपन बात करते हैं तो क्या है, कैल्शियम है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है और फॉस्फेट है। इसके अलावा अन्य के अंतर्गत बात करते हैं तो विटामिन्स है और एंजाइम्स है। तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी पदार्थ हैं उसके बारे में डिटेल से बात हुई। अब बात करते हैं मेन जो कोशिका द्रव्य होता है, ये अपन देख रहे हैं तो कोशिका द्रव्य के बीच, यानी कोशिका द्रव्य को अपन ने कौन सा वाला पार्ट बताया था, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। कोशिका झिल्ली और केंद्रक, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य। तो इसकी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं, तो परिभाषा अपन बता सकते हैं, यानी कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का पदार्थ कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, कहलाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के पदार्थ का जो भाग है वो क्या कहलाता है, जो पदार्थ है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो ये अपने को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। कोशिका की इसका मेन काम क्या होता है, तो मेन काम के अंदर अपन बात करते हैं तो ये कोशिका की समस्त जो जैविक क्रियाएं होती है, जैसे वृद्धि है, श्वसन है, गतिशीलता है, पाचन है और उत्सर्जन, उपापचय, उत्तेजना, उत्सर्जन, ये सारा काम किसका होता है, कोशिका द्रव्य का। इसके अलावा अपन बात करते हैं जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो भी किसके द्वारा होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है। तो ये कोशिका द्रव्य का फंक्शन तो अपने नहीं पूछते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे वृद्धि हो, ये सारी की सारी जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। ठीक है। उसके बाद में अपना जो यहाँ पर जो पार्ट बच गया उसमें थोड़ा सा जो पार्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वो जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका का, कोशिका का, कोशिका का बाह्यतम, कोशिका का बाह्यतम जीवित एवं चयनात्मक, कोशिका का बाह्यतम जीवित व चयनात्मक भाग कोशिका झिल्ली
कहलाती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो सामान्यतः किसके द्वारा बनी होती है? प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है। वसा की बनी होती है। तो ये याद रखना है, जो कोशिका झिल्ली होती है सामान्यतः किसके द्वारा बनी होती है? प्रोटीन व वसा की बनी होती है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो उत्पत्ति के बारे में अपन बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है? कोशिका द्रव्य के द्वारा। कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य धीरे धीरे आउटर जो परिधि वाला पार्ट होता है वहां पर डिपॉजिट होकर किसका निर्माण कर लेता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली को अपन समझने के लिए। कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है किस तरह से बनी होती है उसको समझाने के लिए अपन अलग अलग जो मॉडल है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में आता है लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल। अभी एक एक मॉडल देखेंगे। उसमें लिपोइडल मॉडल के अंतर्गत सबसे पहले आता है फर्स्ट जो मॉडल है, फर्स्ट, और एक होता है इसके अंतर्गत सेकंड मॉडल। जो फर्स्ट मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट मॉडल है वो किसके द्वारा? ओवरटन के द्वारा दिया गया था। ओवरटन के द्वारा दिया गया था। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, गोर्टर व ग्रेंडल। गोर्टर एवं ग्रेंडल। गोर्टन एवं ग्रेंडल के द्वारा। तो लिपोइडल जो मॉडल है उसके बारे में यही कहा गया था। जो लिपोइडल मॉडल है, कई बार साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं, लिपोइडल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओवरटन के द्वारा एवं गोर्टर एवं ग्रेंडल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ओवरटन। इसने क्या किया? उसने ये कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की एकल परत होती है। क्या बताया उसने? फॉस्फोलिपिड की एकल परत। एकल परत बताया, फॉस्फोलिपिड की एकल परत। और उसके बाद में जो सेकेंड मॉडल उसने जो चेंज किया था गोर्टर व ग्रेंडल ने, उसने कहा कि ये फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत है। इसने ये चेंज कर दिया, दोहरी परत होती है। ठीक है। उसके बाद में अपन सेकेंड मॉडल के बारे में बात करेंगे, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। ये जो सैंडविच मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं। एक तो आता है डेनियल व डेवसन। सबसे पहले आता है डेनियल एवं डेवसन। डेनियल एवं डेनसन। उसके बाद में इकाई झिल्ली मॉडल, इसी का दूसरा पार्ट हो जाता है इकाई झिल्ली मॉडल। इकाई झिल्ली जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्टसन। ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्टसन किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन। तो सबसे पहले लिपोइडल मॉडल है। लिपोइडल मॉडल में बस यही कहा था कोशिका झिल्ली किसके द्वारा बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब फॉस्फोलिपिड में सबसे पहले जो ओवरटन आए थे, उस साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट मॉडल दिया था लिपोइडल का, उसने कहा कि फॉस्फोलिपिड की एकल परत होती है। लेकिन गोर्टर और ग्रेंडल जो साइंटिस्ट आए उसने बताया कि ये फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। उसके बाद में जो अगला जो मॉडल दिया गया था सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल में ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, सैंडविच मॉडल किसके द्वारा? डेनियल व डेवसन के द्वारा। और उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज किया था इकाई झिल्ली मॉडल, वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, सैंडविच मॉडल किसके द्वारा? डेनियल व डेवसन के द्वारा। और रॉबर्टसन, ये दोनों ही सेम चीज बताई, लेकिन फर्क क्या था? इसने तो ये बता दिया कि PLLP त्रिस्तरीय मॉडल है। त्रिस्तरीय मॉडल का मतलब यहां पर भी क्या है? फॉस्फेट, यानी यहां पर प्रोटीन बाहरी, आउटर तो इसमें क्या बताई थी? प्रोटीन बताई थी। यानी यहां पर प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है,
ये 2 प्रोटीन, उसके बाद में यहाँ पर लिपिड की ये दोहरी परत है, तो त्रिस्तरीय मॉडल बता दिया। बस रॉबर्टसन ने इतना सा कहा था कि ये जो यहाँ पर प्रोटीन है वो 20 एंगस्ट्रम थिकनेस है, ये भी 20 एंगस्ट्रम थिकनेस है, लेकिन बचा हुआ जो लिपिड वाला पार्ट होता है 35 एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर टोटल 75 एंगस्ट्रम थिकनेस बताई थी किसने? रॉबर्टसन ने। तो मॉडल में कोई चेंज नहीं है, बस उसने थिकनिंग है, मोटाई है, वो मेजरमेंट करके बता दी। उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में अपने को सिर्फ और सिर्फ एक जो लास्ट वाला मॉडल आता है वो है तरल मोजेक मॉडल। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? साइंटिस्ट का नाम बहुत बार पूछा जाता है, सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन, ये याद रखना है। तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और ये जो मॉडल होता है वो सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल या सिद्धांत माना जाता है। ये सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? तो कोशिका का सर्वमान्य मॉडल कौन सा हो जाता है? तरल मोजेक मॉडल होता है। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। कई बार सन भी पूछ लेते हैं, तो ये सन अपने को कई ध्यान में रखना है, 1972 के अंदर, 1972 के अंदर दिया था। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ठीक है। यहां पर जो तरल होती है वो तो क्या होती है? तरल यहां पर वसा है। तरल क्या है? वसा। मोजेक क्या है? प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक वसा का समुद्र है और उसमें प्रोटीन के बड़े बड़े आइस क्यूब इसके अंतर्गत तैर रहे हैं। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा। तो अपन ये सारा का सारा यहाँ पर बस इतना सा ध्यान में रखना है, जो कोशिका की संरचना यानी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए यहाँ पर ये 3 मॉडल दिए गए थे। सबसे पहले लिपोइडल मॉडल होता है। ये सबसे पहले फर्स्ट जो लिपोइडल मॉडल है वो ओवरटन के द्वारा दिया गया था। इसने बताया फॉस्फोलिपिड की एकल परत। उसके बाद में सेकंड जो लिपोइडल मॉडल है वो किसके द्वारा? गोटर व ग्रेडल के द्वारा दिया गया था। उसने फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत बता दी। आगे चलते हैं सैंडविच मॉडल। ये जैसे सैंडविच होती है उसके बीच में कोई ना कोई मसाला, अपन दोनों तरफ से यहाँ पर प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की लेयर के बीच में यहाँ पर फैट जैसे भर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर बाहर त्रिस्तरीय मॉडल बन रहा है। तो ये सबसे पहले डेनियल व डेविसन के द्वारा बताया गया था। बस उसके बाद में इकाई झिल्ली जो मॉडल है, त्रिस्तरीय मॉडल है, वो रॉबर्टसन के द्वारा बस इतना सा चेंज कर दिया गया था कि यहाँ पर जो प्रोटीन है, ऊपर नीचे जो प्रोटीन है 20 एंगस्ट्रम थिकनेस है और बीच में 35 एंगस्ट्रम वो किसकी होती है? लिपिड की लेयर होती है। तो टोटल 75 एंगस्ट्रम इसकी थिकनेस बताई थी। बस कोई ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन सर्वमान्य जो सिद्धांत या मॉडल जो माना गया तरल मोजेक मॉडल, किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा। यही मॉडल अब भी चल रहा है। कब दिया गया था? 1972 के अंतर्गत दिया गया था। और यहाँ पर तरल क्या होती है? फैट होती है। मोजेक क्या है? इसके अंदर प्रोटीन होती है। तो फैट के अंदर यानी फैट पूरा समुद्र माना है और इसके अंतर्गत जो आइस क्यूब होते हैं वो तैरते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से अपना जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली कंप्लीट हुई। यानी सबसे पहले अपन ने एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूं कि क्या क्या पढ़ा, वो एक बार रिपीट करवा देता हूं। तो सबसे पहले अपन ने देखो आज की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, यानी कोशिका की संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बताया था। मॉडर्न साइटोलॉजी किसको बताया? सीपी स्वानसन ने बताया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंडियन जो साइटोलॉजिस्ट है उसके अंतर्गत कौन आते हैं? डॉक्टर AK शर्मा। अब बात कर रहे थे सेल। तो सेल क्या होती है? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या माना जाता है? सेल माना जाता है। अब सेल की संरचना अपन पढ़ रहे थे। तो सबसे छोटी जो सेल होती है कौन से ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बताई थी? माइकोप्लाज्मा के अंदर PPLO यानी प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका डायमीटर होता है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग ओस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी बताई। उसके बाद सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है।
यहाँ के बाद में अपन चलते हैं तो कोशिका को अपन ने डिवाइड किया, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने बताया, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है, कोशिका की सबसे बाह्यतम चयनात्मक एवं जीवित संरचना क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली को अपन ने अलग अलग मॉडल के द्वारा समझाया। इसकी संरचना को समझने के लिए अलग अलग मॉडल दिए थे। लिपोइडल मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था। उसके बाद में इसका जो काम होता है वो क्या होता है, वो दो चीजें और बता देते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है कोशिका झिल्ली का? कार्य। तो कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य सबसे पहले जो काम होता है वो होता है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, दो पार्ट्स के अंदर एक तो हो जाता है इसमें निष्क्रिय, एक तो निष्क्रिय परिवहन, और एक होता है इसके अंतर्गत सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन आगे बात करते हैं तो एक बल्क परिवहन, सी होता है बल्क परिवहन। सक्रिय निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है कि यहाँ पर इसमें किसी भी पदार्थ को आने और जाने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी खर्च नहीं होते हैं, और ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है, यानी सांद्रता प्रवणता के अनुसार ये चलता है। उसके बाद में सक्रिय जो परिवहन होता है, यहाँ पर एटीपी खर्च करनी पड़ती है और ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में बल्क परिवहन, उसमें अपने पास में बल्क परिवहन के मतलब एक पुटिका होती है। अब पुटिका के द्वारा यहाँ पर कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसको लिया जाता है और पुटिका के द्वारा ही उसको बाहर किया जाता है। तो उसको अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक हो जाता है एंडोसाइटोसिस। ये समझना, एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत मतलब जो भी पदार्थ होते हैं पुटिका के द्वारा कोशिका के अंदर बल्क के अंदर लिए जा रहे हैं। तो यदि ये तरल पदार्थ के रूप में जा रहा है तो इस एंडोसाइटोसिस को अपन ने क्या नाम दे दिया? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को एक और नाम देते हैं सेल ड्रिंकिंग। ये याद रखना, यानी तरल जो पदार्थ होता है पुटिका के द्वारा कोशिका के अंतर्गत डायरेक्ट लिया जा रहा है तरल के रूप में पानी को, तो पिनोसाइटोसिस। यदि यही पुटिका के द्वारा कोई ठोस पदार्थ होता है उसको कोशिका के अंदर पुटिका के द्वारा लिया जा रहा है तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या नाम देंगे? फेगोसाइटोसिस। यदि कोई पुटिका के रूप में कोशिका के अंदर जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको अपन बाहर की तरफ फेंक देते हैं तो इसको बोलेंगे बाहर बहिर् उत्सर्जन, यानी एक्सोसाइटोसिस को अपन सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वोमिटिंग, यानी सेल के अंतर्गत जो भी पदार्थ होते हैं उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो पुटिका के द्वारा बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपने कोशिका झिल्ली का जो कार्य है उसमें परिवहन बताया, परिवहन में सक्रिय, निष्क्रिय और बल्क परिवहन हो गया। इसके अलावा क्या करता है, यानी जो रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर जितने भी पोषक तत्व है, ऑक्सीजन, ये कोशिका के अंदर लिया जाता है चयनात्मक पारगम्य के द्वारा और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि एक कोशिका का जो बाहरी आवरण है इसको कोशिका झिल्ली बताया। ऐसे ही रिक्तिका, यानी जो कोशिका के अंतर्गत जो रिक्तिका होती है, अब जो रिक्तिका होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और जितने भी जो कोशिकांग अपन ने पढ़े हैं उसकी बाहरी झिल्ली को अपन ने क्या नाम दिया है? बायोमोलेक्यूल्स, यानी बायोमेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? बायोमेम्ब्रेन नाम देते हैं। जैव झिल्ली ये कोशिकांगों के चारों तरफ है, तो एक कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको तो अपन ने क्या नाम दिया? कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका के बाहर है तो कोशिका झिल्ली। रिक्तिका के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसको टोनोप्लास्ट कहा है। और जितने भी कोशिकांग होते हैं उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है बायोमेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये वह कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली
और कुछ अपने जो कोशिकांग है उसके बारे में बताया कि कौन से एकल झिल्ली वाले हैं, कौन से दोहरी झिल्ली वाले हैं। तो ये सारा का सारा अपन ने आज इस क्लास के अंतर्गत किया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कोशिकांग है, जितने भी कोशिकांग है, अपन एक एक कोशिकांग को इनका क्या फंक्शन है, किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, ये थोड़ा थोड़ा अपने को याद रखना है। बाकी इस क्लास के अंतर्गत जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। एक तो अपना कोशिका झिल्ली वाले में से एक तो जो संरचना को समझने के लिए जो मॉडल दिए गए थे अलग अलग, उस मॉडल में अपने को तरल मोज़ेक मॉडल ध्यान में रखना है। सर्वमान्य मॉडल है, सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 के अंतर्गत दिया था। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। 1665 में खोजा था, ये याद रखना है। लेकिन वो निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। उसके बाद में मृत कोशिका भी बोल सकते हैं, उसका जो नाम दिया गया था वो सेलुला दिया गया था। उसके बाद में सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इसमें स्तनधारियों के स्पर्म आरबीसी ये थी। और कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं? बाकी जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं, तो अपने को झिल्ली रहित वाले याद रख लेने हैं। तो झिल्ली रहित में से एक तो राइबोसोम हो गया, ठीक है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम, और एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका। तो केंद्रिका हो गया, गुणसूत्र हो गए, सेंट्रोसोम हो गया, और एक हो गया उसमें राइबोसोम। अब बात करते हैं दोहरी झिल्ली वाले। तो दोहरी झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, और एक हो गया केंद्रक न्यूक्लियस खुद। और त्रिस्तरीय के अंदर मैंने ट्रांसोसोम बताया था, ट्रांसोसोम और एक क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना। बाकी जो बचे हुए जितने कोशिकांग है वो कौन से हो जाते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो जाते हैं। जितने भी अब बात करते हैं तो इसके अंदर गोल्जी बॉडी बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम हो गया, ग्लाइक्सिसोम हो गया, प्रोक्सिसोम हो गया, स्पिरोसोम हो गया। और इसके अलावा जितने भी और बचे हुए जो कोशिकांग हैं सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत। तो अपने को कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, क्योंकि ट्रिक एक ऐसी चीज होती है कि एग्जाम टाइम पर वो ट्रिक ही भूल जाते हैं तो वो सारा का सारा पूरा कचरा हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, चाहे कम पढ़ लो लेकिन जो चीज पढ़ो वो सटीक पढ़ो। भले ही इधर उधर सारी चीजें अपने तरह तरह की मार्केट में गाइडें आ रही है, तरह तरह के नोट्स चल रहे हैं, तो ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये मायने नहीं रखता है। मैं पहले बता देता हूँ, मायने वही चीज रखती है, चाहे चीज आपके पास में है उसको बार बार रिपीट करो। और जितनी बार रिपीटेशन होगा उसमें एक तो सिली मिस्टेक होने के कम चांसेस होंगे, और बार बार उसी नोट्स को आप तैयार करोगे, वो तैयार होने के बाद में दूसरे नोट्स देखने की कोशिश करो, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, खुद गलत आंसर दोगे, तो कोई इसका इतना मायना नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है अपने को कि जो कुछ पढ़ रहे हो वो आपको चीजें दिमाग में रखनी है। बार बार पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो, बस वो चीज आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।